बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए इस वक्त इतना तबाहकुन मामला हुआ है, इतना ज़्यादा तबाहकुन मामला हुआ है कि अमेरिका का इराक में सी रैम डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अब ये आप मनाजिर देख सकते हैं, ये क्या है सी रैम डिफेंस सिस्टम? ये आप समझ लें लाइफ लाइन है, इसको कहते हैं काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोटर। यानी ये बेसिकली काम क्या करता है, ये एम्बेसीज में लगा होता है और एयरपोर्ट्स पर लगा होता है। ये आखिरी समझ लें कि शील्ड होती है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसका काम ये होता है कि कोई भी यानी डिफेंसिव गन सिस्टम या कोई भी चीज़ जो होती है, ये बड़ा फास्ट यानी डिफेंस सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ अगर आए तो उसको प्रोटेक्ट करे। मिसाल के तौर पर रॉकेट आए, मोटर्स आए, ड्रोन आए, शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल आए, और ये बड़ी तेज़ी के साथ उसको मारती है। तो ये आखिरी चीज़ है। इसमें होता ही है कि पहले रडार डिटेक्ट करता है कोई इनकमिंग रॉकेट को या ड्रोन को, और फिर उसके बाद ट्रैक करके उसको गिरा देता है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका की जो एम्बेसीज हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कमांड सेंटर्स है, वहाँ पर लगा होता है। अब आप इमेजिन करें कि बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक हो गया है और यहाँ पे लगा है आकर ड्रोन। और यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और इतना तबाह हुआ है, आप बिफोर और आफ्टर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इतनी तबाही हो गई है, इतनी तबाही हो गई है कि रॉकेट्स, ड्रोन अब इजीली किसी भी जगह पर जाकर तबाह कर सकते हैं। यानी अब दुनिया में अमेरिका की जो एम्बेसीज है वो कहीं भी महफूज नहीं है, वो कहीं पर भी ईरान उनको अटैक कर सकता है। यानी आप ये सोचें, ये आखिरी जिसे कहते हैं डिफेंस शील्ड होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यानी अब अमेरिका की एम्बेसीज दुनिया में कहीं भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये डिफेंस सिस्टम इन्होंने तबाह कर दिया है, आप इसको डिसेबल कर दें, आप इसको तबाह कर दें, तो फिर आप समझ लें खेल खत्म हो गया है। इसके बाद तो कोई सूरत हाल बाकी बचती नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मामला क्या हुआ है कि अब यहाँ एक डेवलपमेंट आई है अमेरिका के अंदर। इस वक्त इन्वेस्टर्स और आम लोग वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। और आप ये देखिए कि हर गुजरता जो दिन है वहां से अमेरिका से इन्वेस्टमेंट निकल रही है, पैसा निकल रहा है। जो बिलियनर्स हैं उन्होंने गल्फ कंट्री से पैसा नहीं रखा, वो स्विट्जरलैंड पैसा अपना ट्रांसफर करें। तो अमेरिका के अंदर जो बिलियनर्स थे उनको ये बात का अंदाजा हो गया है कि ये जंग लंबी जाने वाली है और इस जंग में अमेरिका की इकोनॉमी कर जाएगी कोलैप्स। तो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और डॉलर्स में हो या यूरोस में हो या दीगर करेंसीज में हो, उन्होंने अपना पैसा स्विट्जरलैंड मुंतकिल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सिंगापुर पैसा मुंतकिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बिलियनर्स होते हैं उनको अंदर की खबरें होती है, उनके लिंक्स होते हैं, लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की होती है, और वो ज़्यादा बारीक बीनी से इन चीज़ों का मुताला करते हैं और उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। तो वो क्लियरली यहाँ से निकलते हैं और उनको ये बात पता होती है कि अब लड़ाई कितने बड़े लेवल पर जाने लगी है, अब इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो इन्वेस्टर्स वहाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज भी बेच रहे हैं, वो उस मुल्क जाते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयों से दूर हो। स्विट्जरलैंड उनको नज़र आ रहा है, वो आपको पता है स्विस बैंकों में ऑलरेडी पूरी दुनिया का पैसा महफूज रहता है, तो वो वहाँ पर अपना पैसा सिक्योर कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक बंदे को आप इग्नोर करेंगे तो वो बड़ा नुकसानदेह होगा। वो है कतर के साबिक वजीर आजम, वजीर खारजा हम्माद बिन जासिम। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमें ईरान से सबक सीखना चाहिए, बावजूद इसके कि ईरान इस वक्त हम पर बिला वजह अटैक कर रहा है, लेकिन उसने हम पर हथियार इस्तेमाल किए। आप ये सोचें कि हमें ईरान से सबक सीखना चाहिए। अब पूरे इस्लामिक कंट्रीज को, खलीजी अरब ममालिक को नेटो तर्ज की एक फौज बना लेनी चाहिए। हमारे पास अब टाइम नहीं है, हमें ईरान से सबक सीखना चाहिए। दुनिया की तमाम तर पाबंदियां थी उन पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिसाइल बनाए, उन्होंने बड़ी ताकत बनाई। उन्होंने कहा जी सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है, वो इस इत्तेहाद को लीड करे, तुर्की पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करे। और कहा कि जी ईरान जंग असल में इजराइल ने भड़काई है, इस इश्तियाल अंगेज फितने से बचें। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें ईरान से जंग नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए और मुसलमानों के इत्तेहाद का वक्त आ गया है, अब हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। और जब उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया गल्फ कंट्रीज को कि ये जो हम पर अटैक हो रहे हैं ना, ये इसराइल की वजह से, ये अमेरिका की वजह से है, और अब हमें अपना इत्तेहाद कायम करना है तो हमें अपनी एक फौज बनानी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका अपनी एम्बेसीज नहीं बचा सकता,
अमेरिका पूरे का पूरा तबाह हो गया है। देखिए अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, सारे डिफेंस सिस्टम तबाह, फौजी उसके मारे जा रहे हैं। फौजियों की हालत ये है कि उन पर हमला होता है तो उनकी याददाश्त चली गई, जो कुवैत में हमला हुआ है। फिर ईरान के डिफेंस सिस्टम अगर तबाह हुए तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन से उड़ा कर रख दिया, पूरी गल्फ को वो अटैक कर रहे हैं। अब ईरान ऑयल फैसिलिटीज़ पर भी अटैक कर रहा है। उन्होंने कहा अगर हमारे पोर्ट्स पर अटैक हो तो पूरे रीजन में उड़ा देंगे। अमेरिका की कई कंपनीज पर वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। यानी आप ये सोच लें कि उन्होंने इजराइल से लेकर हर जगह पर अटैक किया है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कितनी इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये आप सोचें कि अमेरिका अपनी एम्बेसीज को बचा नहीं सकता, तो बताएं फिर वो बाकी दुनिया के अंदर क्या करेगा। ये सारी सूरत हाल अब अमेरिका के लिए डे बाय डे इस वक्त खतरनाक होती जा रही है। और हर जगह जो अमेरिका के साथ हो रहा है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए निवातम बेस उड़ा दी है कल उन्होंने, और आप बताइए कि क्या सूरत हाल उन्होंने करनी है। अमेरिका इस वक्त सबसे परेशान कुन सूरत हाल में इस वक्त यानी सामना कर रहा है, और वो परेशान कुन सूरत हाल ये है कि अमेरिका के इत्तेहादी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब ट्रंप ने जो इस वक्त ये सोचा ना कि मैं 2500 कमांडोज और नई चीज़ें भेजूंगा, आप ये सोच रहे हैं कि कमांडोज आपके फारिग हो जाएंगे, वो इस जंग में आपका मजीद तबाही का सामान लेकर आएंगे। अब अल्टीमेटली ये जंग जो है वो ईरान की मर्जी और टर्म्स एंड कंडीशन से बंद होनी है, और फैसला सारे कर लें कि उन्होंने क्या करना है। आपको पता है कि अमेजोन से लेकर बड़े बड़े कंपनीज के जो ऑफिस हैं वो सारे क्लोज होना शुरू हो गए हैं। तो बताएं इस वक्त सबसे बड़ा क्या। देखिए ईरान की जो अवाम है वो निकली हुई है सड़कों पर, और वो सड़कों पर बड़ी क्लियरली निकली है, लेकिन वो सपोर्ट के लिए निकले। उनको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो रही है नहीं हो रही। अब वो यूज्ड टू हो गए, उनको ये बात पता है कि अगर हम यहाँ से गए ना तो हमारा हाल गजा जैसा हो जाएगा, हम डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी लोकेशन से जाएंगे। सो ये बात आप ज़हन में रख लें कि इस वक्त लड़ाई जो है वो बड़े खतरनाक लेवल पर चली गई है। और दूसरी सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो गई है, और वो है कि ईरान अब जो जिस लड़ाई में कूदने वाला है उसका नाम है यूक्रेन। अब आपको पता है कि इस वक्त ज़ेलेंस्की ने जितने ममालिक हैं उन सब को कहा है कि ईरान के ड्रोन से मदद करने के लिए हम भेज सकते, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले 4 साल से वो ईरानी ड्रोन का मुकाबला कर रहे हैं और तबाही भी अपनी करवा रहे हैं। ईरान ने अब ये क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने कोई मदद भेजी तो उसके बाद उसका पूरे का पूरा मुल्क हमारे निशानों पर होगा। अब बताइए पुतिन को क्या चाहिए, अंदाज होता है उसको क्या चाहिए होता है, 2 आंखें। एक बेचारा गरीब बंदा, उसको क्या चाहिए, पैसा। इस वक्त पुतिन को क्या चाहिए कि कोई यूक्रेन पर मेरे साथ जंग में कूद बढ़े। लो बताएं, अब वो जंग में कूदने वाला। उसने यूक्रेन को कहा कि तुम आ रहे हो मदद करने, अमेरिका आया ना मदद करने इजराइल के साथ। अमेरिका का आश्चर्य क्या देख लिया। अब अगले अटैक जो हमारे होंगे वो तुम पर होंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये समझ लें कि अब ये जो लड़ाई है वो निकल रही है मिडिल ईस्ट से, अब ये जा रही है एशिया में, इसने आगे जाना है यूरोप, और इसने पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले लेना है, और बचेगा फिर कोई भी नहीं। ये आप अच्छी तरह समझ लें, फिर किसी ने नहीं बचना, कोई नहीं बचेगा। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बड़ी ही खराब से खराब तर होती जा रही है। और अल्टीमेटली अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, उन्होंने 10 मिसाइल आज मार दिए हैं और समुद्रों में जाकर लगे। वो उन्होंने मारने नहीं थे, उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया और बताया कि हम भी तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है, आप साउथ कोरिया से थर्ड लेकर आ रहे हैं और आप एक न्यूक्लियर ताकत को कह रहे हैं कि खा जाओ साउथ कोरिया को। यही मसला है, अमेरिका अब अपना दिफा नहीं कर पा रहे। ये सारे ममालिक को ये लग रहा है कि यार हम सारी जिंदगी अमेरिका पर रिलाई करते रहे, तो अमेरिका का दिफा तो हुआ ही नहीं, थर्ड भी उसके तबाह हो गई। यही तो था ना एक चीज़। तो अमेरिका अगर अपना दिफा नहीं कर पा रहा तो हम फिर क्या करेंगे। तो सब ने फैसला किया है कि भाई हमें खुद से अपनी फौज तगड़ी बनानी है, हमें फैक्ट्रीज लगानी है, मिसाइल फैक्ट्रीज लगानी है, ड्रोन्स फैक्ट्रीज लगानी है, डिफेंस सिस्टम अपने बनाने हैं। और जाहिर सी बात है उसके लिए वो किसकी मदद लेंगे। देखिए ये कोई ओवरनाइट तो काम नहीं होना। ईरान ने आज ये जो जंग लड़ रहा है वो, इसके पीछे आपको पता है ईरान ने कितनी अपनी जानें कुर्बान की हैं, इनके लोग कितने मरे, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे। आयतुल्ला इनका मार दिया है, इनके आर्मी चीफ मार दिए, एयर चीफ मारे हैं, इनके मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पर कितने हमले इजराइल ने किए। क्या कुछ नहीं सारी जिंदगी हुआ इन पर। अब जाकर उन्होंने काम किया। ये अमेरिका किसी को करने थोड़ी देता है। ये कहना बड़ा आसान है कि आज आप सारे खड़े हो जाओ और बना ले। आप आज खड़े हो, आपको 15-20 साल चाहिए।
चले मिनिमम भी आप करेंगे, आपको कम से कम 10 साल चाहिए फिर भी। और आप इसके लिए किसकी मदद लेंगे? आपको चाइना के बगैर तो ये काम होगा नहीं, अमेरिका तो नहीं आपको ये काम करने के लिए देगा। और वो इजराइल के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अमेरिका चाहेगा कि जी अपना बनाए और हमसे ना ले, ये नहीं हो सकता। आप अंदाजा करें ना, इंडिया ने राफेल तैयारे लिए तो आज तक वो कितना खिलाफ है उसके कि हाँ हाँ तुमने हमसे क्यों नहीं लिए। तो अब इस सूरत हाल में F-35 जिस दिन गिरा, ये इसी तरह का इनका हश्र होगा। और वो ज़्यादा दूर नहीं है। F-35 आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों ये गिर जाना है, क्योंकि ईरान ने हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़े सरप्राइज देने की कसम खाई हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।